महमूद गजनवी ने भी सिक्का जारी किया है। महमूद गजनवी ने भी सिक्का जारी किया है। और उसने उसने क्या किया था, महमूद गजनवी ने भी एक सिक्का थोड़े स्तर पे जारी किया था। लेकिन ये याद आ रहा था कि लक्ष्मी प्रकार के संस्कृत लेख वाले महमूद गोरी का है, लेकिन संस्कृत का एक सिक्का संस्कृत लिखा हुआ महमूद गजनवी ने भी जारी किया। हाँ, महमूद गजनी से एक तरह से संस्कृत की परंपरा, उसी में वो लिखता है ना, अव्यक्तम मोहम्मदम अवतारम। हाँ वही कह रहे हैं, तो फिर महमूद गोरी कैसे हो गए? नहीं तो आंसर गजनी ही रहा होगा ना। तो नहीं सर, उसमें गोरी माने मैंने गजनी मारा था। उसमें ऑप्शन गोरी लिखा हुआ था। हाँ सर, ऑप्शन उसमें सही गोरी माना हुआ है, और एक हमने आपको महिला दिवस वाला बताया ही था। नहीं वो तो वो ठीक है, वो तो 8 मार्च ही था। और वही चीज नहीं समझ है, क्योंकि हम महमूद गजनवी अव्यक्त मेकम पहली बार जो है। गजनी ही उसका आंसर होगा भाई, गजनी ही आंसर होगा। नहीं तो सर हमारे में गलत कर दिए, हमारा वाला गलत हो गया आंसर। आप ही का नहीं, उसमें जो आंसर सेट होगा उसमें हो सकता है कि सेट करने में आंसर, लेकिन वो आंसर उसका महमूद गजनी लगाए तो गजनी ही हो। गजनी ने ही संस्कृत परंपरा के सिक्कों की शुरुआत की थी। वही चीज सर, एक्चुअली हमको हमें पूरा नहीं, हमने सर उसका स्क्रीनशॉट लिया है, हम आपको भेज देंगे। हाँ उसको भेज दीजिएगा, मैं उसको चेक करके उसको बता भी दूंगा। वो महमूद गजनी होगा, वहीं से संस्कृत की शुरुआत हुई। हाँ, क्योंकि सर पहले उसने लिखा, बाद में महमूद गोरी ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। और उस पर भी थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन है, लेकिन पहले गजनवी का है। हाँ पहले जो है वो गजनवी का ही है। तो जैसे ये है ना कि ये सब प्रश्न, जैसे कल्हड़ का प्रश्न है, अशोक का ही मैंने प्रश्न दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने घुमा दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि औसतन लड़के बस थ्योरेटिकली उसको रटते हैं। अब अगर ध्यान नहीं दीजिए तो विलियम जोन्स और प्रिंसेप में अंतर ही नहीं समझ में आएगा। उसमें क्योंकि पढ़ते समय थोड़ा फ्लो बढ़ता है ना कि हाँ विलियम जोन्स ने किया, विलियम जोन्स ने क्या किया। हमने लिखा पढ़ने को, लिखा विलियम जोन्स को। बिल्कुल, तो इसीलिए डिटेल अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो गलत होगा। इसीलिए कल का औसत स्कोर भी हम देख रहे थे कम ही लड़कों का हुआ, क्योंकि वन लाइनर जब तक डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा तब तक किसी परीक्षा में हो तो आप ऊपर नहीं जाएंगे ना। जैसे पाथेर पंचाली वाला सर, हम अभी हम मतलब 10-15 दिन पहले आर्टिकल जब वो सत्यजीत रे एक्सपायर किए थे, वो हमने उनका आर्टिकल पढ़ा था कि कब उनको क्या मिला जो है, तो पाथेर पंचाली के लिए 53 उनको मिला था ऑस्कर अवार्ड जो है। हाँ, और वो मेरे पूछने का मुख्य उद्देश्य ये था कि चूंकि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी घटना है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, घटना जो है वो बहुत बड़ी घटना है, तो वो अगर उसका ईयर याद हो तो अच्छा ही है। और 2-3 घटनाएं और भी अभी हुई थी, पाथेर पंचाली पे काफी डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर ईयर है तो सही है, वो सब चीजें हैं वो सही है। वो प्रश्न किया था सही कि मैंने पूछा था कि बैंक जो है अल्पकाल के लिए जो ऋण की सुविधा लेते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो हाँ सर, वो रेपो रेट एक्चुअली में क्या सर, उसमें भी थोड़ा सा इकोनॉमी रिवीजन है कि ये एक कंफ्यूजन ये था जो आपने अल्प अवधि लगा दिया ना उसमें, तो बैंक रेट पे भी जो है, जो बैंक रेट है, इस बैंक रेट पे तो जो है बैंक देते हैं। नहीं, बैंक रेट में रेपो में जो मेजर डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस होता है, देखिए दोनों की प्रोसेसिंग सेम है, बस कॉन्सेप्ट ऐसे रखना है कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो वो बैंक रेट होगा, और शॉर्ट टर्म होगा तो रेपो होगा। ओके सर, प्रोसेस दोनों का सेम होगा। आरबीआई बैंकों को लोनिंग करेगी, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म करेगी तो उसको रेपो करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म करेंगे तो उसको बैंक रेट करेंगे ना। तो इसीलिए हमने क्या धर्मा कि एकदम आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, नहीं तो वहां पर भ्रम फिर बैंक रेट का जाएगा। हाँ सर, वो हो गया है कि हम बैंक रेट ही मार दिए। नहीं बैंक दर ही मार दिए। तो इसीलिए जानते हैं हम पूरा प्रयास करते हैं ना कि किताब से आपका क्वेश्चंस जल्दी हम नहीं टाइप करते हैं, क्योंकि वो लगभग आप लोग रटे हुए हैं, और यहाँ पर कहाँ सूक्ष्म रूप में गलती होती है तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझको लग रहा था कि यहाँ पर एक बार लड़के को बैंक रेट दिमाग में जाएगा। बिल्कुल बैंक रेट जाएगा, तो ये एकदम क्लियर हो जाए कि शॉर्ट टर्म होगा तो क्या होगा
और लॉन्ग टर्म होगा तो क्या होगा। लेकिन ठीक है, अभी 2-4 टेस्ट में और सुधरेगा, लेकिन 40-40 का औसत अगर 4-5 टेस्ट में आ जाए ना तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। 40-40 का अगर औसत आ जाएगा तो फिर वो करने में बहुत अच्छा महसूस हो। यही काम है कम से कम जो पीजीटी की आपकी परीक्षा होगी, तो पीजीटी की परीक्षा से पहले मैं पूरा काम उस पर कर रहा हूँ। कम से कम मैं 10 टेस्ट आपका 125-25 का करा दूंगा इतिहास का। हाँ सर, वही मैं आपसे कहने वाला था सर, अगर हाँ, तो टेस्ट आप करा देते तो मैं एकदम मैं करा दूंगा। मैं उसको कर रहा हूँ, काम उस पर करना शुरू कर दिया हूँ। तो मैं परीक्षा से पहले आपको 17-18 अगस्त से पहले मैं कम से कम 10 टेस्ट करा दूंगा। ऐसे ही बना के आप ऑनलाइन डाल दूंगा, आप कर लीजिएगा, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा डिस्कशन कर देंगे। नहीं, ठीक सर। हाँ, तो वो मैं 10 टेस्ट उस पर करा दूंगा, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, अब पढ़ लिया जाए। थोड़ा रफ कॉपी निकाल लीजिए आप लोग। देखिए कॉपी में अब जगह तो बची नहीं होगी कि बची है? नहीं सर, इसमें जगह नहीं बची। हाँ ठीक है, तो अब लास्ट पेज है सर। हाँ, रफ कॉपी निकाल लीजिए। 2-3 चीजें और बता दें इस पे समाज सुधार में। अब देखिए, हिंदू सुधार आंदोलन हो गया था, मुस्लिम सुधार आंदोलन हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण 2-3 चीजें हैं जो छूटी हुई हैं, उसको भी करा देते हैं ताकि कहीं से कुछ आए तो दिक्कत ना हो। तो एक हेडिंग डालिए, पारसी धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। पारसी धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। लिखिए, महाराष्ट्र तथा पंजाब के क्षेत्रों में पारसी समुदाय महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस समाज में भी सक्रियता देखी गई। सक्रियता देखी गई। सक्रियता देखी गई। सक्रियता देखी गई। जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। जैसे देखिए, महाराष्ट्र में जो समाज सुधार की प्रक्रिया है, तो महाराष्ट्र में समाज सुधार की प्रक्रिया को हम लोगों ने देखा था कि
महाराष्ट्र में समाज सुधार की प्रक्रिया का स्तर या नेचर ये था कि पहले जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर काम शुरू हुआ और फिर जो हुआ वो संस्थागत स्तर पर काम शुरू हुआ। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास की शुरुआत हुई और परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज के द्वारा ये संस्थागत प्रयास की शुरुआत हुई। अगर उसी तरह से देखा जाए तो पारसी समाज सुधार की प्रक्रिया भी लगभग इसी का रेप्लिका है। यहां पर फर्स्ट स्टेप में व्यक्तिगत प्रयास की शुरुआत हुई, सेकंड स्टेप में जो है संस्थागत प्रयास की शुरुआत हुई। व्यक्तिगत प्रयास जो शुरू हुआ वो 1848 में और संस्थागत प्रयास जो शुरू हुआ वो 1851 में। व्यक्तिगत प्रयास जो शुरू किया वो नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रयास शुरू किया गया और यहां पर एक संगठन बना, उस संगठन का नाम था रहनुमा ए माजदा ए सभा। रहनुमा ए माजदा ए सभा। दादा भाई नौरोजी ने जब ये प्रक्रिया शुरू करी तो ये जो प्रक्रिया की शुरुआत है, ये प्रक्रिया की शुरुआत बंबई से है। ये भी जो प्रक्रिया है वो बंबई में ही है। दादा भाई नौरोजी ने जब शुरुआत किया था तो एक उन्होंने समाज बनाया था, एक संगठन बनाया था जिसको बोलते हैं साहित्यिक एवं सामाजिक। तो साहित्यिक और सामाजिक समाज की उन्होंने स्थापना की थी, ये उनका संगठन है। यही कन्वर्ट हुआ एक तरह से किसमें, रहनुमा ए माजदा ए सभा में। और ये जो रहनुमा माजदा ए सभा है इसमें दादा भाई नौरोजी के भाई हैं, उनका नाम है नौरोजी फुर्दून जी। नौरोजी फुर्दून जी, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इन्हीं को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा जो इसमें भूमिका है वो आर के कामा, ये समाज सुधारक हैं, इनकी भूमिका है। ठीक है। तीसरा एस बंगाली, और चौथा जो है वो दादा भाई नौरोजी। ये जो संस्था है, इस संस्था ने एक पत्रिका निकाली, एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया और उसको बोलते हैं राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार ये पत्रिका का नाम है। राष्ट्र गुफ्तार जो पत्रिका है इसका संपादन दिया गया, जिम्मेदारी किसको, दादा भाई नौरोजी को जिम्मेदारी दी गई, जिसका अर्थ होता है क्या, सत्यवादी। पत्रिका का नाम सत्यवादी। ठीक है। तो ये पूरा ये संगठन, ये जो संगठन है चर्चा का विषय ज्यादा रहा, मतलब प्रसिद्ध ये ज्यादा रहा। तो फिर से यहाँ पर कि पारसी समाज सुधार की प्रक्रिया महाराष्ट्र में शुरू हुई और महाराष्ट्र की जो सामाजिक सुधार की प्रक्रिया है लगभग उसी की जैसी रही। जैसे वहां पर व्यक्तिगत प्रयास गोपाल हरि देशमुख ने किया, यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 48वें साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थान समाज की स्थापना की गई बंबई में। 51 में रहनुमा ए माजदा ए सभा का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उनके भाई नौरोजी फुर्दून जी को दी गई। आर के कामा, एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी इनके प्रमुख सदस्य हैं। और यही जो संस्था एक पत्रिका निकालती है जिसका नाम है राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में इसी तरह से बना लीजिए, व्यक्तिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास। व्यक्तिगत प्रयास में ये, संस्थागत प्रयास में ये, और इसी में नीचे लिख लीजिएगा पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार। इस ग्राफ को जल्दी से बना लीजिए।
आर के कुमारन है कि आर के कामा? आर के कामा। और सर ये राष्ट्रगुप्तार किस भाषा में निकलती? क्या कह रहे हैं? राष्ट्रगुप्तार की लैंग्वेज क्या देता? हाँ, फारसी। पर्सियन? हाँ, पर्शियन। सर ये पारसी लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? इनका पारसी लोग कहाँ से बिलोंग? मूल केंद्र जो है वो अरब का क्षेत्र है। लेकिन वो बोलते एकदम क्रिश्चियन लोगों की तरह है, जैसे मूवी में दिखाता है। रोमनी का प्रभाव है, लेकिन मूल उद्भव केंद्र उनका अरब का क्षेत्र ही है। सर एक क्वेश्चन है सर कि बहुत कल इंडिया पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मिला उसमें कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं। अब इसमें होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ये इन्होंने दिया है इसमें विकल्प में इब्राहिम लोदी को दिया है कि तुर्की प्रभुत्व सिद्धांत से अनुप्राणित होकर इब्राहिम लोदी ने घोषणा। ना एकदम नहीं, तुर्की इब्राहिम लोदी नहीं होगा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी होगा ना? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी होगा। और आप एक क्वेश्चन शायद और भेजे थे, क्या पूछे थे? हाँ सर, उसमें ये पूछे थे जो है कि अथर्ववेद का जो है सबसे पहले अयोध्या का सबसे पहली बार उल्लेख कब कहाँ मिलता है? हाँ, वो अथर्ववेद ही होगा, ठीक है। अथर्ववेद ही होगा। इसको इस तरह से भी कॉन्सेप्चुअली देखिएगा कि जो ऋग्वेद है ना, जो ऋग्वेद की परंपरा है, तो ऋग्वेद की परंपरा में प्रायः स्थलों की चर्चा नहीं मिलती है। अच्छा। ऋग्वेद में चूंकि अभी आरंभिक समाज है तो स्थल विशेष की भी चर्चा नहीं मिलती है। तो अगर स्थलों की चर्चा आए तो ज्यादातर प्रामाणिक रूप से फिर वो आंसर अथर्ववेद में ही होगा, वहीं जाकर के एक तरह से स्थल विशेष की चर्चा मिलती है। तो अथर्ववेद में ही एक वर्णन मिलता है कि जो जैन धर्म के आदि तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभनाथ, इनकी जन्मस्थली अयोध्या थी और इनके विषय में वर्णन मिलता है ऋग्वेद। हाँ, नहीं तो वो हम लोग बाद में अपने सुविधा के अनुसार उनको जोड़ के बोलते हैं कि वो क्षेत्र अयोध्या के नाम से हिट हुआ। अच्छा, ठीक है। वो हमारा, चूंकि हम उस शब्द की अब हमारी समझाने की परिभाषा शब्दावली हो गई कि हम उसको अयोध्या कहते हैं, लेकिन वो उस समय अयोध्या थी नहीं। अच्छा। हाँ, वो उस समय अयोध्या थी नहीं, वो इक्ष्वाकु भूमि है और बाद में उसका नामकरण अयोध्या हुआ। ओके सर, एक प्रश्न और ये है कि इन्होंने प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा ने उत्तर लिखा। प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा और प्रोफेसर एस पी गुप्ता ने लिखा है अयोध्या का इतिहास एवं पुरातत्व ऋग्वेद काल से लेकर अब तक। हाँ, वो लिखा है जरूर, लेकिन ऋग्वेद वो ठीक बोले कि ऋग्वेद में अयोध्या है, लेकिन वो अयोध्या वहां पर नाम नहीं है अभी वो। ओके। हाँ, वो वहां पर नाम नहीं है। हम आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के देखते हैं कि हाँ, ऋग्वेद में भी वो था, लेकिन ऋग्वेद में वो है, अयोध्या नहीं। अच्छा सर। सर एक प्रश्न और भेजे थे कि ये दिया था भारत का पहला गवर्नर जनरल। हाँ, अब उसमें विलियम बेंटिंग होना चाहिए, लेकिन जो एकदम वो क्वेश्चन वाले हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग उसको हमेशा वारेन हेस्टिंग्स मानता है ना, एकदम किसी भी तरह से नहीं होगा। उसमें भारत शब्द आएगा नहीं, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल मानेगा। लेकिन दो बार अपने आंसर सीट पर इन्होंने माना है माध्यमिक वालों ने, क्या किया है? अरे तो 50 रुपया वालों से कॉपी टेस्ट पेपर सेट करवाएंगे तो क्या होगा। और दूसरी चीज है कि कोर्ट में भी लोग गए तब भी इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स नहीं माना। नहीं, ये नहीं बहुत तमाशा है वो सब। अभी वही है ना कि एक पढ़ाई की लड़ाई है, एक इन लोगों की लड़ाई है। अब आप सोचिए कि ये प्रश्न जो है, कोई भी औसत स्तर का भी बच्चा है, अगर उसको ठीक इतिहास का नॉलेज है तो नहीं बता देगा कि नहीं ये भारत का गवर्नर जनरल कब बना। इस पर हाँ, तो वो नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट नहीं खराब करिए, विलियम बेंटिक ही होगा। अब देखिए, ये व्यक्तिगत प्रयास शुरू हुआ, ये संस्थागत प्रयास शुरू हुआ, ठीक है। ये पूरी टीम देखिए, ये एसएस बंगाली वाली टीम है,
ये सब बाल विवाह में लगे हुए हैं। समाज सुधार में ये पूरी टीम, एस बंगाली की, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं BM मालाबारी की, बहराम जी मालाबारी की, तो ये इन्होंने संस्थागत रूप से प्रयास शुरू किया, प्रयास इन लोगों का सफल भी रहा। अब थोड़ा नीचे लिखिए, पारसी समाज के प्रयास को आगे बढ़ाने में, पारसी समाज के प्रयास को आगे बढ़ाने में बहराम जी मालाबारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। बहराम जी मालाबारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। माला क्या है सर? मालाबारी, BARI, हाँ, MALABARI, मालाबारी की भूमिका थी। उन्होंने एज ऑफ परसेंट, उन्होंने 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की। सेवा सदन की स्थापना की। यह सेवा सदन यह सेवा सदन यह सेवा सदन शिक्षा तथा सामाजिक सुधार से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था। अब दूसरी रीडिंग डालिए, पंजाब में समाज सुधार आंदोलन की प्रक्रिया। पंजाब में समाज सुधार आंदोलन की प्रक्रिया। अथवा सिख सुधार आंदोलन। सिख सुधार आंदोलन। लिखिए, पंजाब में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में आर्य समाज के साथ साथ
अन्य प्रक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। इन प्रक्रियाओं का विवरण निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए, ये जो पंजाब का आपको हम समाज सुधार आंदोलन पढ़ाने जा रहे हैं, वो रियली में ये पंजाब है, और सही में ये जो पंजाब का सिख सुधार आंदोलन है, ये एक तरह से धर्म सुधार आंदोलन है, और उसको लेकर के कुछ आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें से 3 आंदोलनों की भूमिका को यहां पर हम लोग देखेंगे। एक निरंकारी आंदोलन, दूसरा नामधारी आंदोलन, और तीसरा सिंह सभा आंदोलन। तो पहला लिखिए निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन निरंकारी आंदोलन निरंकारी आंदोलन सिख धर्म को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करने का एक तरीका था। अर्थात नानक की स्थापना के बाद से जो आंदोलन आगे बढ़ा, या सिख धर्म का जो विकास हुआ, वह विकास की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के विकृतियों का शिकार हुई। और इससे सिख धर्म सुधार की आवश्यकता की मांग कर रहा था। इसी संदर्भ में बाबा दयालदास के द्वारा सिख धर्म को अपने मूल रूप में
स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन को निरंकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाद में रतन सिंह और गुरमत सिंह ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। इसे आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखिए यहां पे ये पंजाब में एक आंदोलन है, वो निरंकार आंदोलन है। ठीक है, तो निरंकार आंदोलन, अगर सिख धर्म का इतिहास आप देखेंगे तो सिख धर्म एक तरह से क्या है, वो निर्गुण परंपरा को ही स्वीकार करता है। बाद में इसको तमाम तरह की से विकृतियां आई, तो इस निरंकार आंदोलन को, यानी इस सिख धर्म को मूल रूप से स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी को निरंकार आंदोलन कहते हैं। दयाल दास के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। दरबारा सिंह, रतन सिंह, गुरमत सिंह, इन दोनों के द्वारा या इन लोगों के द्वारा ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई। लेकिन निश्चित रूप से इस चरण में ऐसे ही होता है कि जो शुरुआत की संस्थाएं होती हैं बहुत सफल नहीं होती हैं, और इस क्रम में जो दूसरी संस्था है वो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखेगी, और वो नाम चर्चित भी बहुत अधिक है, लगभग सब लोग आप लोग जानते भी होंगे। बात कर रहे हैं हम किस आंदोलन की? बात कर रहे हैं हम नामधारी आंदोलन की, या बात कर रहे हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं कूका आंदोलन की। तो अगली हेडिंग नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन या कूका आंदोलन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये नामधारी आंदोलन क्या है? ये नाम है और ये धारी यानी धारण करने वाला। नाम को, किस नाम को? सत्य नाम को। सत्य नाम को जो धारण करने वाला है, सत्य नाम को धारण करने वाला है। सत्य का नाम, सत्य का नाम यहां पर क्या है? ईश्वर का नाम। तो ईश्वर के नाम को धारण करने वाला जो है उसी को नामधारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसको कूका आंदोलन क्यों कहते हैं? होता ये था कि इसके जितने भी सदस्य होते थे ना, तो जब इनको एकत्रित करना होता था तो इनका प्रतीक क्या होता था? इनके जो प्रशिक्षक होते थे या होते थे वो क्या करते थे? इनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए क्या है, कोयल की कूकने की आवाज निकालते थे।
कोयल के कूकने की आवाज निकालते थे। तो कोयल के कूकने की आवाज निकालने के संदर्भ में ही इसको क्या कहा गया कि ये कूका आंदोलन। तो ये कूका आंदोलन का अभिप्राय यहां पर ये है कि कूका आंदोलन क्या है कि कूकने के कारण से ना इसकी प्रक्रिया जो है भगवत जवाहरमल के द्वारा 1840 के आसपास शुरू हुई और बाद में इसको आगे बढ़ाने का काम बालक सिंह ने किया। थोड़ा सा इसको लिखिए। नामधारी आंदोलन सिख परंपरा के अंतर्गत सिख परंपरा के अंतर्गत सिख परंपरा के अंतर्गत एक आंतरिक सामाजिक सुधार कार्यक्रम था। आंतरिक सामाजिक सुधार कार्यक्रम था। इसकी प्रक्रिया 1840 के आसपास 1840 के आसपास भगवत जवाहरमल के द्वारा शुरू की गई। जवाहरमल के द्वारा शुरू की गई। के द्वारा शुरू की गई। बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम बालक सिंह ने किया। बालक सिंह ने किया। बालक सिंह ने किया। इसे नामधारी कहने के पीछे मुख्य उद्देश्य सत्य नाम का जाप करने की परंपरा है। सत्य का नाम जाप करने की परंपरा है। सत्य का नाम जाप करने की परंपरा है। जाप करने की परंपरा है। की परंपरा है। इनके सदस्यों को एक जगह एकत्रित करने के लिए
कोयल की आवाज का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इस आंदोलन को इस आंदोलन को इस आंदोलन को इस आंदोलन को कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा ये सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन देखिए, पंजाब में सुधार आंदोलनों की प्रक्रिया में सुधार आंदोलनों की प्रक्रिया में की प्रक्रिया में सिंह सभा आंदोलन की महत्वपूर्ण रूप से भूमिका थी। पंजाब में विभिन्न जगहों पर सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। पहला अमृतसर और दूसरा
लाहौर। पहला लिखिए अमृतसर की परंपरा। अमृतसर की परंपरा। और दूसरा लाहौर की परंपरा। अमृतसर की परंपरा, लाहौर की परंपरा। पहले अमृतसर में आई। अमृतसर की परंपरा में ज्ञान सिंह तथा गडर सिंह संधालवालिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनके द्वारा गुरुमत ग्रंथ प्रचारक सभा का गठन किया गया। गुरुमत ग्रंथ प्रचारक सभा का गठन किया गया। दूसरा ये लाहौर में समाज सुधार। लाहौर में सिंह सभा आंदोलन समाज सुधार के साथ साथ राजनीतिक परंपरा को भी धारण करती है। राजनीतिक परंपरा को भी धारण करती है। राजनीतिक परंपरा को भी धारण करती है।
यहाँ पर पंजाब की रियासतों या राजाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। और बाद में किसान सिंह एवं मोटा सिंह के द्वारा, बाद में किसान सिंह एवं मोटा सिंह के द्वारा बब्बर अकाली दल का गठन किया गया। 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 ये संस्थाएं वर्तमान में भी अस्तित्व बनाए हुए हैं। डेट क्या था सर? लाहौर की परंपरा और अमृतसर परंपरा कब स्टार्ट हो रही है? डेट 1860 और 70, तो इसका कोई पर्टिकुलर डेट नहीं मिलता है। 1860-70 के दशक में दोनों दोनों अमृतसर हाँ, लाहौर दोनों 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 पर्टिकुलर डेट इसका नहीं रहता है। वो 60-70 की दशक, जो 6वें 7वें दशक की परंपरा है। इन सब पे कभी कभी एक आध क्वेश्चन, जैसे नामधारी आंदोलन, फूका आंदोलन पे तो क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएगा, 2-3 बार मिल जाएगा। सिंह सभा आंदोलन पे एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है किसी परंपरा में, चाहे सिविल सेवा में ही आया है या पीजीटी वगैरह में एक आध बार क्वेश्चन इससे है। और ये नामधारी आंदोलन पे ही क्वेश्चन ज्यादा है। नामधारी आंदोलन कब है, इसका संस्थापक कौन है, बाद में इसने आगे किसने बढ़ाया, हाँ, इसको फूका आंदोलन क्यों कहते हैं। तो नामधारी आंदोलन पे वहां पे क्वेश्चन ज्यादा है। फिर वहां पारसी समाज में तो सब महत्वपूर्ण आपका है। दादा भाई नौरोजी, रहनुमाए मालदाए सभा, बीएम मालाबारी, और बीएम मालाबारी का सेवा सदन, उन्होंने 1885 में सेवा सदन जो बनाया था वो। और इधर सिंह सभा आंदोलन पे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, एक आध क्वेश्चंस यहाँ पर है। यहाँ पर पूछने की परंपरा जो सीमित रूप में है, लेकिन है कि क्वेश्चंस का अपना महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपका सिंह सुधार आंदोलन की ये प्रक्रिया आपकी पूरी हुई। ये पूरा आपका समाज सुधार, और समाज सुधार से किसी भी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, औसत क्वेश्चंस भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। राजा राम मोहन राय वगैरह पे स्टेटमेंट्स भी कभी कभी आ जाता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना है। लेकिन क्वेश्चंस ये चैप्टर जो है वो आपको दे के ही जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलना ही मिलना है। ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे यूरोपीय वाणिज्य का आगमन, स्टेट राज्यों का इतिहास, गवर्नर जनरल की परंपरा, और ये आपका
सोशियो रिलीजियस। ये 4 चैप्टर जो होते हैं मुख्य होते हैं, और ये थोड़ा सा हल्का सा लेंदी भी है, थोड़ा सा कठिन भी होता है। बाकी जैसे परंपरा जो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, ज्यादातर नेशनल मूवमेंट की परंपरा है, तो उसमें क्या होता है कि वो कठिन नहीं होते, वो लेंदी होते। लेंदी का मतलब उसका मैटर चूंकि बहुत होता है, बहुत सी जानकारी आपको उसमें चाहिए। तो ये सब जो चैप्टर थे वो उनके पढ़ने का तरीका ये है, डेप्थ वाले हैं चैप्टर्स, गहराई में जाते हैं। ये जो चैप्टर है इनका क्या है, विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करना है। यहाँ पर क्या है कि मेहनत के साथ साथ डेप्थ में भी जाने की प्रक्रिया है, और यहाँ पर क्षैतिज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत। नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जैसे ये सारी घटनाएं चल रही हैं, तो कॉमन मैन की क्या प्रतिक्रिया है, यानी किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, मजदूरों की क्या प्रतिक्रिया है, आम आदमी की क्या प्रतिक्रिया है, और उसी प्रतिक्रिया का चरम विस्तार 1857 का विद्रोह। तो ये जो चारों चीजें चल रही हैं, सरकार कुछ काम कर रही है, कुछ हमारे यहाँ जो समाज सुधारक काम कर रहे हैं, इन सब की प्रतिक्रिया का एक कह सकते हैं कि एक चार्ट बना के देखेंगे तो उसको बोलते हैं भारतीय मानस की प्रतिक्रिया। यानी जो सामान्य व्यक्ति हैं उनका कैसे आंदोलन चला, उच्च चरम पर 1857 का विद्रोह कैसे पहुंचा, वो सारी प्रक्रिया ना, वो एक चैप्टर के रूप में भारतीय मानस की प्रतिक्रिया के रूप में देख लिया जाएगा। फिर उसी क्रम में फिर शिक्षा का विकास कैसे हुआ, पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ, वो सारी चीजें हैं। फिर शिक्षा का विकास, पत्रकारिता का विकास, फिर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का विकास शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का विकास का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जब तक ये चरण कमजोर पड़ेगा तो एक नया अल्टरनेट आएगा, उसको बोलेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। फिर ये विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिर सांप्रदायिकता आएगी, देश का विभाजन होगा, सुभाष चंद्र बोस का विशेष योगदान देखना पड़ेगा, महात्मा गांधी का विशेष योगदान देना पड़ेगा। ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो इसके बाद की जो भी प्रक्रिया है वो उसकी क्षैतिज रूप से उसका महत्व अधिक है, यानी जानकारी वहां पे खूब कलेक्ट करना होगा, बहुत पढ़ने में समय नहीं लगना है, लिटरल उसमें ज्यादा मेहनत है। यहाँ पर क्या है, डेप्थ वाली मेहनत थोड़ा ज्यादा होगी। यहाँ पर लिटरल और डेप्थ दोनों चाहिए, वहां पर क्या है, औसतन क्षैतिज रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा है। ठीक है। चलिए बस आज आप यहीं रहने दीजिए। कल फिर हम लोग भारतीय मानस की प्रतिक्रिया जो देखेंगे, तो अभी नोट्स आपके पास नहीं होगा ना, वो तो उसका तो फाइल है नहीं। ठीक है, उसकी फाइल है तो वो फाइल में देखता हूँ, उपलब्ध कराता हूँ आपको, कल फिर जैसा होगा बताते। ठीक है, आज बस इतना रखिए, इन चारों चैप्टर्स को एकदम आप रिवीजन करके रखिए। ठीक है।